हेलो मेरे सी इंटर वाले दोस्तों। अब ना जब अपने रेक्टाफिकेशन पेज के चैप्टर नंबर 4 पे पहुंच चुके, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले के 3 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे कोई भी एक चैप्टर, तो मैं बता देता हूं आपको वापस कि अपन सीरीज में क्या चल रहा है। रेक्टाफिकेशन सीरीज में, इस सीरीज के अंदर पूरा एग्जाम ओरिएंटेड मैटर चलेगा अपना, मतलब एग्जाम इन सेंस ओनली मेरा फोकस रहेगा रेक्टाफिकेशन पे। मैं समझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी बता देता हूं। अगर तुम समझने के पर्पज से आए हो तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे केवल रट्टाफिकेशन होगा। रीजन बीइंग मैं एग्जाम ओरिएंटेड भी चलने वाला हूं, जहां जिस एग्जाम में आपको मार्क्स किस चीज से मिलेंगे मैं केवल वही उसी पे फोकस दूंगा। एंड एग्जाम में इफ यू नो ऑलरेडी, आईसीआई को चाहिए होता है एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर से मेरा मतलब है एग्जैक्ट कीवर्ड एंड एग्जैक्ट हेडिंग, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो मेरा फोकस इधर पूरा होने वाला है रट्टाफिकेशन पर। इतनी गारंटी मेरी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं रटवा के छोड़ूंगा, आप बस अगर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहो तो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पूरे के पूरे सारे चैप्टर फ्री में डालेंगे यूट्यूब पे, पहले बहुत सारे डाल चुके हैं। आप वीडियो कब देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक में दे दूंगा। ओके, तो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, लेट्स स्टार्ट। आजा भाई। सबसे पहले आते हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पे, कि इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मैंने पहले क्या समझाऊंगा नहीं, तो डायरेक्ट आओ। इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट होते हैं माइक्रा। क्या होते हैं, पढ़ो इसको ध्यान से, जो मैंने लिखा है माइक्रा। क्या होते हैं, माइक्रा लिखा है ना मैंने, तो वो होते हैं इंटरनल कंट्रोल। क्या कंपोनेंट होते हैं, माइक्रा। तो माइक्रा, ओके माइक्रा। इंटरनल कंट्रोल क्या कंपोनेंट होते हैं, माइक्रा। आपको याद हो जाएगा इससे। इंटरनल कंट्रोल क्या कंपोनेंट होते हैं, माइक्रा। इंटरनल कंट्रोल क्या कंपोनेंट है, माइक्रा। इंटरनल कंट्रोल क्या कंपोनेंट है, माइक्रा। ओके, सो इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट माइक्रा। माइक्रा इज इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट। 5 कंपोनेंट होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, माइक्रा जो मैं तुमको बता रहा हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो एम आई सी आर ए, 5 कंपोनेंट हो गए माइक्रा। एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी से कंट्रोल इन्वायरमेंट, आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ए से एक्टिविटी से कंट्रोल एक्टिविटी। वापस, एम से मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को मॉनिटरिंग करना, ये इंटर कंट्रोल का एक कंपोनेंट हो गया, सारे कंट्रोल को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी से कंट्रोल एनवायरमेंट, सी से कंट्रोल एनवायरमेंट, कंट्रोल एनवायरमेंट। एम आई सी आर, आर से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एम आई सी आर ए से एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी, एक्टिविटी यहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटीज। एक्टिविटी कौन सी, कंट्रोल एक्टिविटीज। ओके, एम आई सी आर है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेरे साथ बोलो, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। MICR A से एक्टिविटी, दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। गॉट इट, कंट्रोल। सो क्या हो गया अपने इंटर कंट्रोल कंपोनेंट, माइक्रा। ओके, नीचे कंट्रोल इन्वायरमेंट, कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल, ये जो अपने पढ़ा था ना, ये वाला कंट्रोल इन्वायरमेंट जो कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल होता है। अब इसके अंदर के डिटेल, अंदर के क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो अब उसके अंदर अपन आएंगे। कंट्रोल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल अपन एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर पॉइंट में है, अब इसकी ट्रिक ये है कि तुमको एनवायरमेंट का खराब मिलेगा, जेल का जेल का एनवायरमेंट बहुत खराब होता है। जेल का, प्रिजन, पुलिस स्टेशन वाला जेल, ये इसका एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। कभी कंट्रोल एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। एनवायरमेंट कैसा ज्यादा खराब होता है, जेल का एनवायरमेंट खराब होता है। तो अगर आईपीसी की धारा में सजा हो गई, आईपीसी इंडियन पिनल कोड वाला, तो आईपीसी की धारा में कभी सजा हो गई तो शाप जैसी सजा है। आईपीसी में कभी सजा हो गई तो शाप जैसी लाइफ हो जाएगी। शाप, स्नेक वाला सांप, यहाँ पे शाप तुमको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक है ऑलरेडी, ओनली ये वाला। तो अगर आईपीसी की धारा में सजा हो गई तो शाप जैसी सजा है। आईपीसी की धारा में सजा हो गई तो शाप जैसी सजा है। आईपीसी के प्रोविजन में कभी भी कोई सजा हो गई तो शाप जैसी सजा है। हियर इट आईपीसी एसएचएपी। आई से इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। जो भी मैनेजमेंट होता है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज। अपनी कंपनी के अंदर इंटीग्रिटी, हर एम्प्लॉय को इंटीग्रिटी सिखानी पड़ेगी कि काम आप करो सारा इंटीग्रिटी से करो। सब मैनेजमेंट के हाथ में होता है, मैं समझाऊंगा नहीं, सॉरी। इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेंट ऑफ इंटीग्रिटी। आई से इंटीग्रिटी, आईपीपी से पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, दोज इन चार्ज विद द गवर्नेंस, दोज इन चार्ज विद द गवर्नेंस। आईपीसी, सी से कमिटमेंट, कंपिटेंसी टू कमिटमेंट, कंपिटेंसी, कमिटमेंट टू कंपिटेंसी, सॉरी, कमिटमेंट टू कंपिटेंसी, कमिटमेंट टू कंपिटेंसी, कंपिटेंसी का कमिटमेंट होना चाहिए। आई से क्या था, इंटीग्रिटी। पी से क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। सी से कमिटमेंट ऑफ कंपिटेंसी। ठीक है, आईपीसी में अगर सजा हो गई तो शार्प जैसी लाइफ हो जाएगी, शार्प, एसएचएपी, शार्प। ओके, तो एस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एच इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, एच इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी। ए से असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। पी से फिलोसॉफी, मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, पी से फिलोसॉफी, मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। ओके, वापस शुरू से आते हैं। आईपीसी में सजा होगी तो शाप जी सजा है। तो आई से इंटीग्रिटी,
पी से पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, सी से कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंसी, एस से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एस से ह्यूमन रिसोर्सेज के रिलेटेड सारी पॉलिसी, ए से असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पी से फिलोसॉफी जो मैनेजमेंट की फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल है, ठीक है। ये कंट्रोल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किसका खराब होता है, जेल का। जेल में कब जाओगे आप, जब आईपीसी में सजा हो जाएगी, तो आईपीसी में शार्प जैसी सजा है। ऊपर कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या था, माइक्रा, माइक्रा। अब ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। कभी भी एंटिटी ऑडिट करने जाएंगे, ऐसे 315 दोनों पढ़ाई होगा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, ये तुमने पढ़ा है। तो उसके अंदर अंडरस्टैंड क्या क्या करना है ऑडिटर को, ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है IRE फानो, ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंड करना है, IRE फानो, ऑडिटर को क्या अंडरस्टैंड करना है, IRE फानो, IRE फानो, IRE फानो, IRE फानो, IRE फानो, क्या अंडरस्टैंड करना है ऑडिटर को, IRE फानो, क्या अंडरस्टैंड करना है ऑडिटर को, IRE फानो, IRE फानो, IRE फानो। एज एन ऑडिटर मुझे क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा IRE फानो। एज एन ऑडिटर मुझे क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, IRE फानो, IRE फानो। इंटरनल कंपोनेंट के, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट क्या पे, माइक्रा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कंट्रोल इन्वायरमेंट के पढ़ाए थे, कंट्रोल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किसका खराब होता है, इन्वायरमेंट वैसे भी दिमाग में खराब होना चाहिए, आना चाहिए कि इन्वायरमेंट जेल का खराब होता है। जेल में कब जाएंगे, जब आईपीसी में सजा हो जाएगी, आईपीसी में शार्प जैसी सजा हो जाएगी। उसके बाद अपन आ गए कि ऐसे 315 ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग किस किस की लेनी पड़ेगी कंपनी के अंदर, IRE फानो, IRE फानो, मुझे किस किस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, IRE फानो, मुझे किस किस की अंडरस्टैंडिंग लेनी है एज एन ऑडिटर, IRE फानो। IRE इज relevant industry regulatory and economic, relevant industry, IRE industry regulatory economic, industry regulatory and economic जो जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग FRF जो कंपनी पे एप्लीकेबल है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कंपनी का क्या इंडस्ट्री है, कौन सी रेगुलेटरी क्या इकोनॉमी है, IRE इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमिक, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमिक, ये IRE। फानो से, अब फानो बिल्कुल नॉर्मल है जो तुमको यूज आ जाएगा, फाइनेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, बहुत नॉर्मल है। कंपनी के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना अगर अपन उसको ऑडिट करनी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी कंपनी की, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या लगा रखी है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है, क्या ऑब्जेक्टिव एंटिटी का, बहुत नॉर्मल है। तो क्या नॉर्मल दिमाग में अपना आ जाएगा, एफ से फाइनेंशियल, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ना, फानो याद हो गया। तो एफ से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की पता करनी पड़ेगी, ए से अपन को उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पता करनी पड़ेगी, एन से नेचर ऑफ कंपनी पता करने की पड़ेगी, ओ से ऑब्जेक्टिव पता करने पड़ेंगे। अब नेचर ऑफ एंटिटी के अंदर नॉर्मल कि कंपनी का ऑपरेशन क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैसे फाइनेंस कर रखा है, वो सब चीजें बहुत नॉर्मल है। कैश फ्लो पता है, कैश फ्लो, कैश फ्लो के अंदर 3 होता है, ऑपरेशनल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, याद है कैश फ्लो। ये ऑपरेशनल एक्टिविटी हो गया, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गया, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो गया। तो इसको तुम यहाँ पे शायद टिक मार्क लगा के यहाँ पे लिख लेना कैश फ्लो। ये जो नोट्स है वो फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, मेरे टेलीग्राम से का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो ये कैश फ्लो का तुम याद कर लो। नेचर ऑफ एंटिटी में कैश फ्लो को भी तुम याद कर सकते हो। कैश फ्लो की 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये वही है तीनों की तीनों, ठीक है। एक ऑनरशिप और तुम जोड़ लेना। IRE फानो, इंडस्ट्री रेगुलेटरी इकोनॉमिक, एफ से, F is for financial performance, E is for accounting policy. F is for financial performance, A is for accounting policy, FA and N is for nature of entity, and then O is for objective and strategy of an entity. What is the objective and vision of the entity that we have to must know before doing the audit of an entity? Okay, and then nature of entity के अंदर I have told you the trick for cash flow. Cash flow के अंदर कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं, एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंशियल होती है, एक और इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो तीनों यहाँ पे डालना पड़ेगा, ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, ऑनरशिप तुमको यू पता पड़ जाएगी। चलो नीचे, नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट, जरूरत क्या है, नीड मतलब अपन को एंटिटी एंड इन्वॉल्वमेंट समझना है, उसकी जरूरत क्या है, वो कहां कहां पे काम आने वाला है। ऑडिटर के अंडरस्टैंड करूंगा मैं एंटिटी और उसका इन्वॉल्वमेंट, तो मुझे कहां कहां पे काम आने वाला है, उसकी नीड क्या है मुझे, तो मुझे ये चीजें करूंगा ना, तब तब मुझे रियलाइज होगा कि हाँ ये चीजें करने के लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी एंटिटी के बारे में। मतलब मटेरियलिटी डिसाइड करूंगा मैं जब कंपनी की, तब मुझे अंडरस्टैंडिंग पहले लेनी पड़ेगी कंपनी की। अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी एप्लीकेबल होनी चाहिए, तब मुझे एंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। रिस्क कितना है, मटेरियल स्टेटमेंट कितना है, तब मुझे एंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये नीड है, मुझे पता करने पड़ेगा कि एंटिटी के बारे में। इसीलिए तो अब कम से कम मेन एरियाज की तो अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी, कम से कम मेन एरियाज की तो अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी। वो एक बंदा अपन को बोल रहा है, इसको ऐसे याद रखना है अपन को, एक बंदा बोल रहा है, तुम ऑडिटर हो, एक बंदा बोल रहा है भाई क्या बिना फालतू टाइम पास कर रहा है, फटाफट ऑडिट करके खत्म करके आना, क्या एंटिटी के बारे में ज्यादा घुस रहा है, एंटिटी के बारे में इतना पता कर रहा है, इतना टाइम पास मत कर, जाके ऑडिट खत्म करके आ जा। तो उसको बोलना पड़ेगा भाई कम से कम मेन एरिया की तो अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी, कम से कम मेन एरिया की तो अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो तुमको कभी भी कोई बोले कि नीड क्या है अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, तुम डायरेक्ट ऑडिट खत्म करके आ जाओ, तो अपन को क्या बोलना है, कम से कम मेन एरिया की तो अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज
सरप्राइज ऑडिट नहीं कर पाएंगे अपन, कम से कम मेन एरिया की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही पड़ेगी, कम से कम मेन एरिया की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही पड़ेगी। एम से मटेरियलिटी, डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी इन अकॉर्डिंग विद द एसी 320, उसको अपन को अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। मेन एरिया, एम इज फॉर मेन एरिया, ए इज फॉर ए, यहाँ पे ए और आर एक साथ आ गया नोट्स में, इसको तुम बाइफिकेट कर लेना, मैं नोट सही करके दे दूंगा तुमको, ए और ए नीचे आना चाहिए, मेरा एक अलग पॉइंट है सेपरेट। ए इज फॉर कंसीडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन सी एप्लीकेबल होनी चाहिए, एम मटेरियलिटी, ए से अकाउंटिंग पॉलिसी, एम मटेरियलिटी, ए से अकाउंटिंग पॉलिसी। आर इज फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, आर इज फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, आर इज फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। ई से इवैल्यूएशन एंड सफिशिएंसी ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंसेस, मतलब साई, साई ऑब्टेन हुआ है नहीं हुआ, वो साई कैसे ऑब्टेन करना है वो सब। इवैल्यूएशन, ई से इवैल्यूएशन भी ले सकते हो, ई से एविडेंस भी ले सकते हो, तुमको जो ज्यादा समझ में, एविडेंस ज्यादा सही रहेगा, ई से एविडेंस ले लेना। ई से साई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, डेवलपमेंट, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशन फॉर यूज व्हाइल डेवलपिंग एनालिटिकल प्रोसीजर। एस फॉर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, कौन कौन से एरिया के अंदर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देने, कौन कौन से एरिया के अंदर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देने, कम से कम मेन एरिया के अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। एम फॉर मटेरियलिटी, ए फॉर एम, ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, एम ए एम एम मेन एरिया, एम फिर उसके बाद एरिया, सॉरी, ए से अकाउंटिंग पॉलिसी, आर से रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, फिर उसके बाद ए आर ई, ई से अपन को इवेल्यूशन ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस मतलब साई वाला एविडेंस, ई से तुम एविडेंस याद रख लो, साई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, ए आर ई ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर जब अपन को डेवलपमेंट करनी है एक्सपेक्टेशन की, उसके बाद एस इज फॉर स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन, कहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन देना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नॉर्मल की अपन को प्रोसेस होता है कि अपन को रिस्क कैसे असेस करनी है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस जब भी अपन एंटिटी की ऑडिट शुरू करते हैं ना, सबसे पहले अपन को रिस्क असेसमेंट प्रोसेस सबसे पहले लगाना पड़ता है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है एंटिटी की रिस्क कहाँ कहाँ पे वो ढूंढने के लिए। नॉर्मल जैसे ही मैं नया नया बंदा ऑडिटर अपन लूंगा, सबसे पहले आरएपी लगाऊंगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और कुछ नहीं होता है, रिस्क को असेस करना। असेस मतलब रिस्क को एक तरह से ढूंढना, और ये रिस्क असली में मटेरियलाइज होगी क्या, मतलब असली में रिस्क मटेरियलाइज इफेक्ट कर सकती है क्या कंपनी को, ये वाला चीज पता करनी, ढूंढना और उसको पता करना कि मटेरियलाइज हो सकती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई द रिस्क। आई विल सबसे पहले फर्स्ट क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा रिस्क, कि मैं रिस्क हो सकती है क्या असली के अंदर, मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिस्क हो सकती है क्या। और अगर रिस्क हो सकती है तो मैं देखूंगा वो अफेक्ट कहां करेगी एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे करना पड़ेगा कि रिस्क क्या क्या हो सकती है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क। अब वो रिस्क दो तरह पे हो सकती है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल पे हो सकती है वो रिस्क, और एक हो सकती है ओनली असर्शन लेवल। असर्शन तुम समझते हो ना, नहीं समझते तो पढ़ लेना, मैं नहीं समझूंगा। मतलब जो छोटे छोटे लेवल, एक तरह से अकाउंट बैलेंस हो गया, कोई ट्रांजैक्शन हो गया, कोई एक तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होल, और एक असर्शन मतलब एक छोटे छोटे अकाउंट बैलेंस उसके अंदर के। तो रिस्क दो जगह हो सकती है, एफएस एज ए होल और असर्शन लेवल पे, दो जगह हो सकती है रिस्क, ठीक है ना। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिस्क मैंने आइडेंटिफाई तो करी कि या हो सकती है, पर कितना लाइकलीहुड है कि ये रिस्क इनको अफेक्ट करेगी। लाइकलीहुड मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, कितना लाइकलीहुड है कि कितना लाइकलीहुड है कि ये रिस्क इनको अफेक्ट करेगी, लाइकलीहुड। तो ये 4 पॉइंट याद से हो जाएंगे तुमको। रिस्क सबसे पहले आइडेंटिफाई करना हो, रिस्क आप एफएस से होल के या असर्शन की कितनी लाइकलीहुड है। आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। आइडेंटिफाई द असेस द आइडेंटिफाई रिस्क, जो रिस्क अपन आइडेंटिफाई करी वो असेस करो कि कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करेगी एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, और या फिर व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल, असर्शन लेवल पे क्या इफेक्ट कर सकता है, ये तो जो मैं तुमको बोले, ठीक है। अब उसके बाद लाइकलीहुड कितना है रिस्क होने का, कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट की लाइकलीहुड कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि मिस स्टेटमेंट उस रिस्क की वजह से हो जाएगी। गॉट इट। चलो नीचे सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे 350 ने कुछ रिस्क डिफाइन करी हुई है सिग्निफिकेंट की, ये बहुत ही भारी वाली रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, ये बहुत भारी वाला सिग्निफिकेंट रिस्क है, इधर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो वो कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क है, दो पॉइंट तुम बस याद रख लो, रिस्क एंड ट्रांजेक्शन। रिस्क ऑन ट्रांजेक्शन तुमको याद रखना हो तो रिस्की ट्रांजेक्शन याद रख लो, रिस्की ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब क्या है, रिस्की ट्रांजेक्शन। सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब क्या है, रिस्की ट्रांजेक्शन। अब रिस्क के दो पॉइंट बन जाएंगे, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, रिस्क ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस हो गए। अब ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन या तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स है मतलब वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, कॉम्प्लेक्स है मतलब वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या फिर रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो वो हो सकता है कि रिस्की ज्यादा हो, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है। तो मैंने तुमको क्या बोला, रिस्की ट्रांजेक्शन, रिस्की ट्रांजेक्शन। रिस्क से दो पॉइंट बनेंगे, रिस्क से क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड और रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज इन इकोनॉमिक इंडस्ट्री एनवायरमेंट वगैरह। रिस्क के दो पॉइंट हो गए, रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद हो गया ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के देखो दो तीन तरह के ट्रांजेक्शन हो सकता है,
ट्रांजेक्शन तीन चीजें, ट्रांजेक्शन या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर ट्रांजेक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, ट्रांजेक्शन या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के साथ है। अब ये 2 पॉइंट रिस्क के हो गए, रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये 3 पॉइंट ट्रांजेक्शन हो गए, ट्रांजेक्शन या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है, या ट्रांजेक्शन अनयूजुअल है कोई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, चलो नीचे लिमिटेशन ऑफ इनकम कंट्रोल, ये मैं तुमको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये कोई चैप्टर नंबर 3 में मैंने शायद ऑलरेडी कवर कर लिया था। ऑडिटर आईसी को चुम्मा देगा, तुमने अगर याद आया तो वो पुरानी वीडियो देखने तुमको मिल जाएगा, ये टॉपिक ऑलरेडी कवर है। लिमिटेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल के, ऑडिटर आईसी को चुम्मा देगा, ऑडिटर आईसी को चुम्मा देगा, चुम्मा सी, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को चुम्मा देगा, चुम्मा सी, सी से कॉल्यूजन अमंग द एम्प्लॉय, सी से कॉल्यूजन अमंग द एम्प्लॉय, एच से ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, यू से अनयूजुअल नेचर ऑफ जजमेंट, एम से मैनेजमेंट जजमेंट, ए से अब्यूज ऑफ अथॉरिटी बाय कंट्रोल होना, सी से कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो यहाँ पे अपन टाइम वेस्ट वापस नहीं करेंगे। इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर बंदा क्या क्या कवर करेगा, देखो भाई इंटरनल ऑडिट तुमको पता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो होता है बाहर का बंदा, पर जनरली इंटरनल ऑडिट होता है तो घर का ही बंदा, एक तरह से अपना एम्प्लॉय, उसको जो बोलेंगे वही चेक करेगा, उसको चुप कराएंगे चुप हो जाएगा, उसको बोलेंगे या बैठ, उसको बोलेंगे या बैठा देगा, या बैठ जाएगा, मतलब अपने घर का बंदा है, ऐसा कोई दिक्कत डरने वाली बात नहीं है, अपने घर का बंदा ही होता है, तो अपने घर वाले बंदे से कुछ भी आईसीएफआर वगैरह किसी के बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लेंगे, तो अपने घर का बंदा ही का है, अपने घर का बंदा ही है, तो अपन उससे आईसीएफआर वगैरह के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो अपन उससे ले लेंगे, अपने घर का बंदा। इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल फंक्शन से तुमको याद आना चाहिए, अरे यार इंटरनल फंक्शन के बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, तो घर का बंदा ही, इंटरनल ऑडिटर से क्यों डरना है, इतना क्यों सोचता हूँ, तो घर का बंदा ही, आईसीएफआर वगैरह सब में मदद कराएगा, कुछ भी अपन को पूछना होगा उससे तो सब उससे पूछ लेंगे अपन, अपना घर का बंदा ही है वो, तो ठीक है ना। तो घर का यहाँ पे घर की स्पेलिंग क्या होगी, जी आई आर होगी, यहाँ पे घर की स्पेलिंग जी आई आर होने वाली है, तुमको याद करनी है, ठीक है ना। तो घर का बंदा ही है, घर का बंदा, घर का बंदा ही है, तो आईसीएफआर घर का बंदा ही है, आईसीएफआर घर का बंदा ही है, आईसीएफआर। सो इंटरनल ऑडिटर तो अपने घर का ही बंदा है, आईसीएफआर में एडवाइस भी ले सकते हैं, तो गिर का जी आई आर गिर का बंदा है, आईसीएफआर में उसकी मदद ले सकते हैं अपन। जी से गवर्निंग एक्टिविटीज में एक्टिविटी रिलेवेंट टू गवर्नेंस, आई से इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, गवर्नेंस की एक्टिविटी, इंटरनल कंट्रोल की एक्टिविटी और एक रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी। गवर्नेंस इंटरनल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट, गिर का बंदा है, गिर का जी आई आर, गवर्नेंस इंटरनल कंट्रोल और एक और रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस इंटरनल कंट्रोल 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 रिस्क मैनेजमेंट गिर का ही बंदा है, आईसीएफआर में उसकी मदद ले लेंगे। आईसीएफआर हम नॉर्मल इंटरनल कंट्रोल वाला, इंटर आईसी का मतलब इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटी रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल है ना उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ये वाला इस पॉइंट का, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल, आईसीएफआर, आईसी मतलब इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एफ से फाइनेंशियल, आर से रिव्यू ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड रिव्यू ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, दोनों का रिव्यू, ठीक है। आई से इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आईसी इंटरनल कंट्रोल का इवैल्यूएशन, एफ से फाइनेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल, आर से रिव्यू ऑफ दो तरह के रिव्यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी एंड लॉ एंड रेगुलेशन का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का भी और लॉ एंड रेगुलेशन का, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जनरली ये ट्रिक के लिए कुछ होता ही नहीं है, ये बच्चे इतनी बार पढ़ते हैं कि ये तुमको मेरे हिसाब से शायद सबको याद होगा, इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाता है उसका ऑब्जेक्टिव, मेरे हिसाब से सबको याद होगा ही होगा, बट जिनको याद नहीं है वो रेयर बच्चे हैं, तो उनके लिए ये एक छोटी सी आलतू फालतू ट्रिक है, ये तो मतलब फोला, इट्स जस्ट ए फोला, ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल का इट्स जस्ट ए फोला, ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल जस्ट ए फोला, FOLA। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल बिल्कुल सही प्रॉपर रिकॉर्ड होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही चले जाने चाहिए। ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन जो होना चाहिए इफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन ऑपरेशन शुड बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, लो इन कंप्लायंस का रेगुलेशन होना चाहिए, सेट का सेफगार्ड होना चाहिए, लो अनऑथराइज्ड यूज से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। फोला, एफ से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओ से ऑपरेशन शुड बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस होना चाहिए, असेट का सेफगार्ड होना चाहिए। एफ से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला ट्रांजैक्शन वगैरह शुड बी प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही होनी चाहिए। ओ से ऑपरेशन शुड बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, एल से लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस होना चाहिए, ए से असेट का सेफगार्ड होना चाहिए। बहुत नॉर्मल है, इस पर ज्यादा ध्यान में दूंगा नहीं, तुमको आता होगा ये मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम
इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी ऑडिटर को। तो कैसे क्या क्या लेना है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, क्या क्या समझना पड़ेगा उसको। बिल्कुल नॉर्मल है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला तुम समझो टैली हो गया, एसएपी हो गया, ओरेकल हो गया, जिसमें अपन अकाउंटिंग वगैरह करते हैं। तो ये एक तुम नॉर्मल एक प्रोसेस समझो जिसमें पहले पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस। सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंस हो सकती है, सेल हो सकता है, परचेस हो सकती है, वॉट कुछ भी हो सकता है। एक ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन की मैं जेवी पास करूंगा। पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन को इवेंट करनी, कुछ होगी ट्रांजेक्शन इवेंट होगा, उस ट्रांजेक्शन की मैं जेवी पास करूंगा। नॉर्मल नॉर्मल सोचो, जेवी से लेजर बनाऊंगा, लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। करेक्ट, कुछ और तो नहीं पढ़ा तुमने 11-12 में, मैंने तो यही पढ़ा है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन की मैं जेवी पास करूंगा, उस जेवी से मैं जेवी को लेजर में डालूंगा और लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा। नॉर्मल प्रोसेस है बिल्कुल, ट्रांजेक्शन का ट्रांजेक्शन की जेवी बनाऊंगा, जेवी से लेजर होगा, लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। नॉर्मल प्रोसेस है अकाउंटिंग का। अब देखो, वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल स्टेट मतलब जो सिस्टम है अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करता है, विच आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इन द यूजर एंटिटी ऑपरेशन दे आर सिग्निफिकेंट टू यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिग्निफिकेंट है वो ट्रांजेक्शन, और वो इवेंट ऑन कंडीशन विच आर अदर देन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम अदर देन ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है, ट्रांजेक्शन विच आर सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट वाला क्या है, जो सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अदर क्या है, अदर देन सिग्निफिकेंट टू ट्रांजेक्शन। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन ऐसे इवेंट सिस्टम कैसे इवेंट एंड कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करता है, जो अदर देन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। ठीक है, तो ये दो ट्रांजेक्शन के पॉइंट हो गए। अब ट्रांजेक्शन की मैंने जेवी पास करी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब यहाँ पे कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री, कंट्रोल सराउंडिंग द जर्नल एंट्री, और उससे मैंने लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। मतलब चाहे या तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से बना रहे हो या फिर आप मैनुअली बना रहे हो, बाई खाता वगैरह, तो हाथ से, तो वो पूरा प्रोसेस होगा उसका, इनिशिएट ट्रांजेक्शन को इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस करने का, ट्रांजेक्शन को इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस करने का। फिर उस इनिशिएट प्रोसेस रिकॉर्ड को अपन ट्रांसफर करते हैं जनरल लेजर में, जनरल लेजर से अपन बना देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो उसका क्या प्रोसीजर है वो देखना पड़ेगा। फिर ये पूरा काम करते वक्त, ये इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस बनाते वक्त कौन कौन से अकाउंटिंग रिपोर्ट अगर अपन मेंटेन करते हैं, वेदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और मैनुअल फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा था, ट्रांजेक्शन विच आर सिग्निफिकेंट टू एफएस और इवेंट एंड कंडीशन अदर देन सिग्निफिकेंट टू एफएस। फिर उसके बाद मैंने उसको जेवी पास करी, कंट्रोल सराउंडिंग द जेवी। उसके बाद उसका लेजर बनाया, लेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मेल सिस्टम हो, इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस, ट्रांसफर टू जनरल लेजर, फिर जनरल लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद सेम ऊपर वाला पॉइंट ही है, बस यहाँ पे एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड का वर्ड जोड़ते हैं। देन हम नीचे आते हैं। IT also possess some specific risk of internal control। IT के अंदर ना एक इंटरनल कंट्रोल की अलग से रिस्क होती है। नहीं, वो क्या रिस्क होती है, इंटरनल कंट्रोल पर कोई IT सिस्टम यूज करे तो इंटरनल कंट्रोल ज्यादा रिस्क हो। सिस्टम में जो डाटा पड़ा है ना, वो बंदा कोई भी उससे छेड़खानी खा सकता है, इंटरवेन कर सकता है। सिस्टम में जो डाटा पड़ा है ना, तो कोई भी बंदा जाके उससे छेड़खानी खा सकता है। तुम नॉर्मल बात है ना, कंप्यूटर पड़ा है, IT सिस्टम, कोई भी बंदा है उससे छेड़खानी खा लेगा। तो सिस्टम में जो डाटा पड़ा है ना, कोई भी बंदा जाके उससे छेड़खानी खा लेगा, मतलब इंटरवेंशन कर देगा। सिस्टम में जो डाटा पड़ा है, कोई भी बंदा जाके वहाँ पे छेड़खानी कर लेगा। सिस्टम के रिलेटेड 3 पॉइंट है, डाटा के रिलेटेड 4 पॉइंट है। फिर इसके बाद बहुत नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट है। सिस्टम या तो खराब है, डाटा अपना इनएक्यूरेट प्रोसेस कर रहा है, सिस्टम क्या खराब, वो इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहा है, या फिर सिस्टम चेंज नहीं कर पा, सिस्टम में कोई अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है, सिस्टम में कोई अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है, या फिर जब चेंजेस करने नहीं दे रहा। सिस्टम या तो खराब है, गलत डाटा प्रोसेस कर रहा है, या फिर सिस्टम में कोई अनऑथराइज चेंजेस कर रहा है, या फिर सिस्टम में कोई चेंजेस अपन कर रहे हैं तो होने नहीं दे रहा है। सिस्टम में तो अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं और जब अपन को करने वो तो हो ही नहीं रहे। चेंजेस या तो कोई अनऑथराइज कर रहा है और जो चेंजेस आपको करने वो हो ही नहीं रहे। रिलायंस ऑन सिस्टम इनएक्यूरेटली प्रोसेस द डाटा, और अनऑथोराइज या तो चेंजेस हो रहा है या फिर चेंजेस अपन जो करना चाह रहे हैं वो हो ही नहीं रहा, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस। अब ये दो पॉइंट जो है ना, सेम जो पॉइंट सिस्टम के थे वो सेम दो पॉइंट डाटा के, अनऑथोराइज चेंजेस या पे अनऑथोराइज चेंजेस, यहाँ पे फेलियर टू मेक द चेंजेस, अपन चेंजेस कर नहीं पा रहे थे, यहाँ पे भी सेम है, इनएबिलिटी टू एक्सेस द डेटा, डाटा को एक्सेस कर नहीं पा रहे अपन, ये दो पॉइंट सेम हो गए। और बाकी तो डाटा के रिलेटेड क्या रिस्क हो सकती है, तुम नॉर्मल सोचो डाटा के रिलेटेड क्या रिस्क हो सकती है, कोई बंदा जाके जबरदस्ती डाटा को अल्टर कर रहा है, अनऑथोराइज एक्सेस कर रहा है, अनऑथोराइज चेंज कर रहा है, यही तो रिस्क होगी। कोई बंदा आके जबरदस्ती अनऑथोराइज एक्सेस कर रहा है, अनऑथोराइज चेंज कर रहा है, डाटा को डिलीट मार रहा है, रिस्क बहुत ज्यादा है डाटा को डिलीट मारने की, इसे लॉस ऑफ डेटा मतलब, और अपन एक्सेस कर नहीं पा रहे। यही है नॉर्मल है। सिस्टम में कोई भी डाटा को जाके छेड़खानी कर रहा है, कोई भी बंदा बंदा मतलब जो IT के पर्सोनल होते हैं ना, उनको एक्सेस मिल रहा है उनकी औकात से ज्यादा, मतलब जितना उनको रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा, तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है ना, उन इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, गड़बड़ बता छेड़खानी कर रहा है, उंगलियां कर रहा है, मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा कर रहा है, वहां पे ऑटोमेटिक होना चाहिए था प्रोसेस, मैनुअल इंटरवेंशन कर रहा है। ओके, कितने हो रहे, 13-15 जस्ट, तो ये ठीक है, खत्म करते हैं इसको। वेदर ए कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन,
कोई कंट्रोल को अपन को पता करना है कि वो ऑडिट के अंदर रिलेवेंट है नहीं है, कंट्रोल बहुत सारे होते हैं तो अब अपन को पता करना है कि वो रिलेवेंट है नहीं है अपने ऑडिट के अंदर, अपन कैसे पता करेंगे? तो अपन को पता करने के लिए भाई कोई मुझे बोलेगा तू कैसे पता करेगा कि मतलब कोई मुझे बोला कि रिलेवेंट कंट्रोल की चेकिंग कर, तो तू कैसे पता करेगा कि रिलेवेंट है नहीं है वो कंट्रोल, तो तू कैसे पता करेगा ये वाली चीज को? मैं बोल रहा हूँ भाई तू सीसी है क्या? मैं तो रिस्क नहीं ले रहा, मैं तो सारे कंट्रोल चेक करूंगा चाहे रिलेवेंट हो नहीं हो, तू सीसी होगा तू नहीं चेक कर रहा, बाकी मैं तो सारे के सारे कंट्रोल चेक करूंगा चाहे रिलेवेंट हो या नहीं हो, तू सीसी है, मैं तो भाई रिस्क नहीं लूंगा, सारे के सारे कंट्रोल चेक करूंगा, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं रिस्क नहीं ले रहा, तू सीसी है मैं रिस्क नहीं ले रहा, सारे के सारे चेक करूंगा, रिलेवेंट की बात ही नहीं आती, रिलेवेंट एंड रिलेवेंट। तू सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा, तू सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा, तू सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा। अब इन सबका इस लाइन का पूरा ये याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। रिलेवेंट की ऐसी बात है ना, रिलेवेंट रिलेवेंट चेक करना, मैं बोलूंगा तू सीसी है क्या? मेरे को रिलेवेंट अनरिलेवेंट से काम नहीं है, मैं तो सारे चेक करूंगा चाहे रिलेवेंट हो या नहीं हो, तू सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा, तू सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा। सी 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 यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट वर्ड उठा उनका, मैं रिस्क नहीं ले रहा, MRNI, MRNI, ठीक है, MRNI NL, सॉरी, MRNL, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं रिस्क नहीं ले रहा। एम से मटेरियलिटी, एम से मटेरियलिटी, आर से रिस्क, बहुत नॉर्मल है, एम से मटेरियलिटी होती है ऑडिट के अंदर जनरली, एम मटेरियलिटी या फिर मिस स्टेटमेंट, अब वो तुमको देखना है, यहाँ पे थोड़ा याद रखना, एम से मटेरियलिटी है यहाँ पे, आर से तो जनरली रिस्क ही होता है, आर से ऑडिट के अंदर। एन से नेचर ऑफ एंटिटी, बिजनेस, एंटिटी का क्या बिजनेस है, कौन ओनर है, कैसा क्या बिजनेस में ऑपरेट करती है, वो सब चीजें पता करके। एल से लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, नॉर्मल एल से लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस ही होता है, जनरली याद हो जाना चाहिए। सी सी है क्या? सी से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, और एक सी से कंट्रोल, एक सी से कंट्रोल, दो सी है ना, एक सी से तो कॉम्प्लेक्सिटी और एक सी से कंट्रोल। कंट्रोल के यहाँ पे 3-4 पॉइंट है, तुमको जितने याद होते कर लेना, मैक्सिमम 5-6 याद करने होते हैं, बाकी ज्यादा एक बार पढ़ सारे लो, एमसीक्यू में पता नहीं कौन सा आ जाए, पर रटना 5-6 ही है, क्योंकि 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स का एक सॉरी 1.1 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस सर्कमस्टेंसेस एप्लीकेबल टू कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल की बात हो गई, और इंटरनल कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तुमने ऐसे 400 तो पढ़ा होगा, मेरे को यहाँ पे नहीं समझाना तुमको, ऐसे 400 तो पढ़ा होगा तुमने, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ऑन इंक्लूडिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर एंड हाउ स्पेसिफिक कंट्रोल इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा, सीसी है क्या? मैं रिस्क नहीं ले रहा। मटेरियलिटी, रिस्क, नेचर ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, लीगल लीगल एंड रेगुलेटरी ऑपरेशन, सी से कॉम्प्लेक्सिटी, मैं रिस्क नहीं ले रहा, MRNL, MRNL, एम से मटेरियलिटी, एम से मटेरियलिटी, आर से रिस्क, 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 नेचर ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, नेचर ऑफ एंटिटी ऑपरेशन, एल से लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एल से लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सी से कॉम्प्लेक्सिटी, सी से कॉम्प्लेक्सिटी, सी से कॉम्प्लेक्सिटी। कंट्रोल, कंट्रोल का अपने यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट इंक्लूडिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और स्पेसिफिक कंट्रोल कैसे पता करोगे? जो इंडिविजुअल और कॉम्बिनेशन अदर विद प्रिवेंट द करेक्ट मिस्टेक। बेनिफिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूशन, बोला कि आप तुम इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूट क्या कर रहे हो, तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा? बोला भाई अगर मैं इंटरनल कंट्रोल को पहले इवेल्यूट करूंगा ना तो रिस्क अराइज नहीं होगी। भाई वो पूछ रहा है कि इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूट करने के क्या बेनिफिट होंगे, मैं बोलूंगा भाई अगर मैं इंटरनल कंट्रोल को पहले से ही इवेल्यूट कर लूंगा ना सही से, तो रिस्क अराइज नहीं होने वाली, इंटरनल कंट्रोल पहले लगा दूंगा, उसको इवेल्यूट कर लूंगा टाइम टू टाइम, तो रिस्क अराइज ही नहीं होगी, रिस्क अराइज ही नहीं होगी। अगर इंटरनल कंट्रोल को मैं टाइम टू टाइम इवेल्यूट करता रहूंगा तो रिस्क अराइज ही नहीं होगी, रिस्क अराइज ही नहीं होगी, रिस्क अराइज ही नहीं होगी। ARISE, रिस्क अराइज ही नहीं होगी, रिस्क अराइज ही नहीं होगी, रिस्क अराइज ही नहीं होगी, रिस्क अराइज ही नहीं होगी। अब ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अब ये तो देखो ए 4 होते, आर 2 होंगे, आज 2 होंगे, ई 2 होंगे, ये तो तुमको याद करना पड़ेगा। सब 2-2 है, मतलब एक आई को छोड़ के, और ए 4 है, सब 2-2 है, तुम एक 2-2 याद कर लो, सब 2-2 है, तुमको 2-2 उठाने। वैसे मैंने कहा था हर बार 4-5 पॉइंट याद करने, बाकी सब मतलब पढ़ना है अच्छे से। तो अगर तुम ये भी याद करो ना, 1 2 3 4 5 5 तो यही हो गया, और एक आधा तुमको यू याद हो जाएगा, ठीक है, इतना दिमाग में लोड मत करना फालतू का। सो अराइज, ARISE, रिस्क अराइज ही नहीं होगी अगर मेंटेन कंट्रोल को प्रॉपर्ली वैलिड कर लूंगा। ए 4 हो गया ना, ए पे आते हैं। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज, मेरे को पहले ही पता पड़ जाएगा एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, अपना इवेल्यूट करने से मुझे पता पड़ जाएगा। वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज बियरिंग ऑन हिज वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मेरे वर्क पे बियरिंग है क्या, कोई मेरे खुद के वर्क पे कोई बियरिंग है क्या, मुझे चेक करना चाहिए क्या, वो मुझे पता पड़ जाएगा। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ए से एक तो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ए से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिर एक ऑडिट टेक्निक, अप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक एंड ऑडिट प्रोसीजर कौन से होंगे मुझे वो पता पड़ जाएगा। एरियाज वेयर कंट्रोल इज वीक एंड वेयर इट इज एक्सेसिव, वेयर इट इज वीक एंड वेयर इट इज एक्सेसिव।
ARIS अराइज, रिस्क अराइज ही नहीं होगी। आर से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, हाउ एडिक्वेटली मैनेजमेंट कितना अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहा है ट्रांजेक्शन को। रिलायबल ऑफ रिपोर्ट, मैनेजमेंट की रिपोर्ट कितनी रिलायबल है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट। आई वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज इन ऑपरेटिंग, आई से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, आई से इंटरनल डिपार्टमेंट, आई से इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, आई से इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट। एस से सेफगार्ड ऑफ असेट, एस से सेफगार्ड ऑफ असेट, कंट्रोल एडिक्वेट, सेफगार्ड ऑफ द असेट, सेफगार्ड ऑफ द असेट। एस से वापस सजेशन, सजेशन वेदर सम वर्थवाइल सजेशन टू कंट्रोल को मैं इंप्रूव करने के लिए सजेशन दे सकता हूँ, नॉर्मल बात है। ए से क्या, चार तुमने जो भी याद हो, जितने याद हो एक से इतने कर लेना अपने। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑडिट टेक्निक कौन सी यूज लेनी चाहिए, एरिया कहाँ कहाँ पे वीक है अपना कंट्रोल का। आर से वापस दो हो गए, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट। ARI, आई से वापस हो गया अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। फिर एस से वापस दो हो गए, सेफगार्डिंग ऑफ असेट एंड सजेशन, सेफगार्डिंग ऑफ असेट एंड सजेशन। ठीक है, चलो डन, वी आर डन विद इट। अब ये तुमको पीडीएफ मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, सी यू।